हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्पार्क में। क्लास 11th के मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम इमरान सर को लाएंगे जो कि आपका गेस्ट पेपर डिस्कस करेगा फिज़िक्स का। तो आपका एक्सपेक्टेड पेपर क्या बनने वाला है फिज़िक्स सब्जेक्ट में, तो वो यहाँ पे आपको इमरान सर बताएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस इम्पोर्टेंट सेशन को आप बिगिनिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं इमरान सर फिज़िक्स गेस्ट पेपर के बारे में और कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, उसी की ज़बानी से सुनते हैं। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड जो टॉपिक आपको मैं दूंगा उन्हीं से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह देख के जाओगे। तो जो पहला यूनिट है आपका वो है फिजिकल वर्ल्ड। पहला यूनिट जो है आपका वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, इसमें आप एक ही टॉपिक देख के जाओगे, वो है फोर्सेस इन नेचर। एक ही टॉपिक देख के जाओगे आप, बाकी इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्सेस इन नेचर कि नेचर में कितने फोर्सेस है उनको आप अच्छी तरह देख के जाओगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो उनको आप अच्छी तरह देख के जाओगे, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट, उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या देखोगे आप, इसमें आप पहला टॉपिक जो है जिस पे आप नज़र मारोगे वो है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इसको आप अच्छी तरह देख के जाओगे और इस पे क्वेश्चन आएगा। फिर वहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर फंडामेंटल और व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स, आपको फिर कन्वर्ट करना होगा। वहाँ पे क्वेश्चन उसी के साथ होगा। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे दिया होगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि आप कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल एक एक न्यूटन को आप कन्वर्ट करो डाइन में। सीजीएस सिस्टम जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है अच्छी तरह। उसके बाद आता है इसमें तीसरा, जो इसी जो पहला यूनिट है आपका, उसी में तीसरा टॉपिक जो है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें आप वहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है कि आप बताओ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसकी डायमेंशनल फार्मूला बताओ। वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या डायमेंशंस आएंगे वो निकालने होंगे आपकी। आप कैसे याद रखोगे, किसी भी चाहे एरिया का लिखा होगा, इम्पल्स का, वर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का, स्पीड का, डेंसिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वहाँ पूछेंगे आपसे इसकी डायमेंशनल फार्मूला बताइए। तो आपको करना क्या है, पहले आप उसको लिखोगे, आप उसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगी, मतलब उसकी फिजिकल फार्मूला क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूंगा, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की फार्मूला हमारे पास होती है, हमें पता है कि इसको पी से डिनोट करते हैं हम। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे अब आप फिर दोबारा यही लिखोगे मोमेंटम इज इक्वल टू, अब जो मास है आपके पास उसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे आप और वेलोसिटी की, फिर उसको सॉल्व करोगे और वहां से निकल के आएगी डायमेंशनल फार्मूला लीनियर मोमेंटम की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर मास। मास में तो अगर आप देखोगे लेंथ तो आएगी ही नहीं, मास में खाली मास आएगा, तो मास। ठीक है, उसके बाद मास में टाइम का तो कोई काम ही नहीं है। मास मतलब इसमें सिर्फ मास का ही डायमेंशन आएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा मास का डायमेंशन लेंथ का और टाइम का, तीन डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मास, लेंथ और टाइम। खाली यही काम आते हैं आपके डायमेंशनल एनालिसिस में। तो मास का खाली मास आएगा, उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी में तो
ये लेंथ, इसमें डिस्प्लेसमेंट का जिक्र होता है वेलोसिटी पे, ये दारमदार होती है डिस्प्लेसमेंट पे, तो मतलब लेंथ भी आएगी और टाइम भी आएगा। अब यहाँ पे -1 नीचे असल वेलोसिटी की फार्मूला क्या है हमारे पास, हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम जब ऊपर आएगा, ये असल में यहाँ पे रेज़ पावर 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो t-1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने सीधे लिखा t इनवर्स, तो ये बन जाएगी डायमेंशनल फार्मूला लीनियर मोमेंटम की। इसी तरह वॉल्यूम का पूछा जाएगा तो आपको खाली उसको पहले लिखना होगा इसकी फिजिकल फार्मूला क्या बनेगी, बस उसके बाद आसानी से निकालोगे आप उसकी डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन देखे जाओगे आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये बहुत बार आया भी है एग्जाम में। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये होता क्या है, इसका यूज क्या है, ये वहाँ पूछा जाएगा। और वहाँ पे इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी आएगा कि आप किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनली उसको करेक्ट चेक कीजिए आप, मतलब कि अगर वहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी इक्वेशन होगी मोशन की, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा v = u + at, आपको करना क्या है, इस इक्वेशन पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करनी है, मतलब कि इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होगी और इनकी वो आपस में बराबर होंगी, क्योंकि बीच में इज इक्वल है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये वहाँ क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप इसको यूज़ कीजिए क्या चेक करने के लिए कि ये इक्वेशन ये डायमेंशनली करेक्ट है। उसके बाद पांचवा इसमें आप देखोगे इसी यूनिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको देख के जाओगे आप कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। एमसीक्यू आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 ऐसे 0.02978, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसके रूल्स आपको याद रखने हैं। ये एमसीक्यू आएगा, आसानी से इसको कर पाओगे, अब बहुत ही आसान है। ये हो गया आपका पहला यूनिट खत्म। अब उसके बाद जो आपका दूसरा यूनिट है काइनेमैटिक्स। दूसरा यूनिट जो है आपका काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब ही है आपको मोशन, जो डील करता है मोशन के साथ, उसको कहते हैं हम काइनेमैटिक्स। और इसमें इसमें आपने वो डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो आप, वो तो बहुत ही आसान है, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आएंगे भी तो आप आसानी से उनकी डिफिनीशन लिख सकोगे, या इक्वेशन आएगी तो वो आप आसानी से कर पाओगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये आप देख के जाओगे अच्छी तरह। और इसको निकालने का रूल एंड रूल टू कैलकुलेट इट, मतलब इसका रूल क्या है, दो बॉडीज के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसे निकालते हैं हम, इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम वो देख के जाओगे आप। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, नेक्स्ट आप देखोगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें एक इक्वेशन डेफिनेटली एग्जाम में आती है कि इस इक्वेशन को आप डिराइव कीजिए। अगर वहाँ क्वेश्चन आएगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन दिस, फॉर एग्जांपल वहाँ पहली इक्वेशन आएगी, इसको आप डिराइव कीजिए u + 18, इसको डिराइव कीजिए, वहाँ ये नहीं कीजिए, वहाँ ये नहीं लिखा होगा कि किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, कैलकुलस मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से, वहाँ ये नहीं लिखा होगा, तो आप किसी भी मेथड से इसको डिराइव करोगे। अगर वहाँ लिखा होगा ग्राफिकल मेथड तो आपको वही उसी से इसको प्रूव करना है, अगर लिखा होगा कैलकुलस मेथड से तो उसी से आपको प्रूव करना है। तो जो भी लिखा होगा उसी से प्रूव करना है, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो कोई भी मेथड आप इसको अप्लाई करोगे और इसको प्रूव करोगे। कोई भी इक्वेशन इसमें डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाएगी, तीनों को आप अच्छी तरह देख के। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट कि अगर एक बॉडी, इस पे न्यूमेरिकल आता है जो एक डिस्टेंस कितनी कवर करेगा एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन, कि nth सेकंड में एक बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसकी फार्मूला आप याद रखोगे, s nth सेकंड कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, + a एक्सेलरेशन अपॉन 2 इंटू
2n-1 वहाँ पे सेकंड दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलेगा 5th सेकंड में बताओ, तो आपको n का वैल्यू पुट करना है 5, वेलोसिटी तो दी होगी, एक्सेलरेशन भी दी होगी, तो सॉल्व करोगे, इसका आंसर निकालोगे आप आसानी से। इस पे न्यूमेरिकल आएगी डेफिनेटली। और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखोगे आप कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको रियल लॉ क्यों बोलते हैं हम। वाई न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ। ये भी पूछा गया है बहुत बार, तो इसको भी अच्छी तरह देख के जाओगे आप। और जो न्यूटन्स लॉज की एप्लीकेशंस है वो 9th क्लास या पढ़ के आ रहे हो कि हॉर्स कॉट वाली प्रॉब्लम, उसको देख के जाओगे आप। हो सकता है कि पूछेंगे ये कंसेप्चुअल है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कंसेप्चुअल जो मेन कंसेप्चुअल है वो आपको हमेशा याद रखना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आता है सब टॉपिक वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में आप पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वेक्टर्स के मुतालिक आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम का लॉ, वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों को देख के जाओगे। इसके बिना वेक्टर, अगर क्वेश्चन आएगा वेक्टर में तो डेफिनेटली इन दो में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। एक तो ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों को आप देख के जाओगे, इनकी इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं हम ट्रायंगल लॉ की, ठीक है अच्छी तरह इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, तो आप आसानी से कर पाओगे। दोनों को देख के जाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखोगे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, सॉरी एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें क्या देखोगे आप, एक तो देखोगे आप स्केलर प्रोडक्ट, या जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको देख के जाओगे आप अच्छी तरह से। और इसी के साथ दूसरा, इसका जो दूसरा बाई है ऐसा समझो आप, वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको भी देख के जाओगे आप, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको भी देख के जाओगे आप अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट। या अगर ये इन दोनों में अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकती है कि आप एंगल निकालो, दो वेक्टर्स दिए होंगे वहाँ पे, उनके बीच का एंगल निकालो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। या वैल्यू ऑफ एन निकालो कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक एग्जांपल न्यूमेरिकल इस पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, find the value of n so that the vectors, कौन कौन से वेक्टर, वेक्टर a दिया होगा कुछ भी, ये दिया होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी, और वेक्टर b ये भी दिया होगा कुछ भी, ये परपेंडिकुलर है आपस में। आपको सिंपली करना है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है। सिंपली इन दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, a डॉट b, उसको 0 के बराबर पुट करोगे, वहां से n का वैल्यू निकालोगे आसानी से बस। उसके बाद आता है इसमें प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट सब टॉपिक इसमें है प्रोजेक्टाइल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वहाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन करो प्रोजेक्टाइल होता क्या है। कि अगर एक बॉडी को वेलोसिटी u से फेंका गया, फॉर एग्जांपल ऐसे बनाऊंगा मैं, अगर एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया
तो ये तो इसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्या होगी, यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये ऐसे 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 फिर यहाँ पे ग्राउंड को टच करेगा वापस, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पे। आप इसका इसका एक तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लगा इसको वापस आने में, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं हम। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है मतलब पाथ, उसकी इक्वेशन निकालिए आप, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये पूछा जा सकता है इसमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दूसरा इसमें इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री मतलब किसने जो पाथ इख्तियार की उसकी इक्वेशन। तीसरा इसमें पूछा जाता है इसका रेंज, रेंज निकालो आप, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो आप, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में, पिछली बार भी आया था पेपर में, तो इसलिए इसको आप देख के जाओगे। इसमें आप यही एक क्वेश्चन देखोगे बस, प्रोजेक्टाइल इसका रेंज कैसे निकालते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये इसमें आप खाली ये क्वेश्चन देख के जाओगे। उसके बाद आता है इसमें सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या देख के जाओगे आप। इंपॉर्टेंट इसमें सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, जो पहला इसमें आप इंपॉर्टेंट जिस पे आप नजर मारोगे वो है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन और इसकी इक्वेशन एंड इट्स इक्वेशन। वहां क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, डिराइव इट्स इक्वेशन। बस इसमें इतना ही देखोगे आप सर्कुलर मोशन में। हाँ, अगर न्यूमेरिकल आएगी तो वो इसी पे आएगी कि आप आसानी से, जब आपको फार्मूला पता होगी, इसकी इक्वेशन पता होगी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। उसके बाद इसमें आता है तीसरा यूनिट, लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद तीसरा यूनिट इसमें आता है, तीसरा यूनिट लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या, 9th क्लास में आपने ये तीनों लॉज पढ़े हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो तीनों को ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि पहला लॉ होता क्या है, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, ये इस पे आपको नज़र मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पे जो तीसरा न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उस पर न्यूमेरिकल आ सकती है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि मास एंड पुली वाली प्रॉब्लम, उस पर आप नज़र मारोगे, प्रॉब्लम ऑन मास एंड पुली, ये न्यूमेरिकल के सूरत में आ सकता है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक एप्लीकेशन है, प्रॉब्लम्स ऑफ मास एंड पुली, वो उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है कि वहाँ पे बताएगा कि आप हमें बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी, ठीक है, या टोटल मास कितना होगा, ऐसा ही कुछ पूछेगा। तो न्यूमेरिकल उसको आप तभी कर पाओगे जब आपने ये पढ़ा होगा। और इसमें देखोगे आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख के जाओगे आप, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से ही डिराइव होती है ये, कि आपने पढ़ा होगा वहाँ पे कि F इज इक्वल टू, मतलब कि जो फोर्स होता है वो dp अपॉन डी टी होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F dt इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीपल होगा ऐसे, तो इज इक्वल टू dp, फिर आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड से, तो वहाँ से निकल के आएगा इम्पल्स, जिसको हम J से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये देखोगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाओगे आप, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको देख के जाओगे आप, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका सब टॉपिक आता है फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। इसमें जो पहली टर्म जो देख के जाओगे आप, फ्रिक्शन के कितनी टाइप्स हैं वो उस पे तो उनको थोड़ा उन पे नज़र मारोगे आप। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, उनकी डिफिनीशन। और उसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो है एंगल ऑफ रिपोज। ये देख के जाओगे आप, एंगल ऑफ रिपोज, इसकी फार्मूला क्या है वो निकालनी होती है वहां पे, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इसमें पहला जो आप देखोगे कि 9 वर्क डन, कब हम कहते हैं कि वर्क डन हो गई। और इसी के साथ इसकी टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, वर्क डन कब जीरो होगी, ये कंडीशंस वहां पे पूछी जा सकती है, उसको आप अच्छी। दूसरा इसमें है एनर्जी। एनर्जी में क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, और इसको आप डिराइव कीजिए। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला डिराइव कीजिए जो है काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ mv²। इसको आप डिराइव कीजिए लेकिन कैलकुलस मेथड से। वहाँ सिंपल मेथड जो आपने 9th क्लास में किया है वो नहीं पूछा जाएगा, कैलकुलस मेथड से पूछा जाएगा। इसको आप आसानी से कर पाओगे। और इसी के साथ वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख के जाओगे आप, वर्क एनर्जी थ्योरम। कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है कि अगर एक बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है u से v, ठीक है। एक बॉडी अपनी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है u से v, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, या 50 मीटर पर सेकंड से 80 मीटर पर सेकंड। तो आप बताओ कि उस पर कितनी वर्क डन हो गई। तो वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से हम निकालते हैं। मास भी दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल मास 10 kg दिया होगा, तो वहाँ पे निकालोगे आप वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल काइनेटिक एनर्जी, या टोटल वर्क डन उसमें कितनी स्टोर होगी, वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो गई उसी से निकालते हैं वर्क डन। इसी को कहते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी तरह जो इसमें दूसरा टाइप है पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप अच्छी तरह देख के जाओगे। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला वो पूछी जा सकती है वहाँ पे। mgh नेगेटिव कब आती है, पॉजिटिव कब आती है, तो ये आप अच्छी तरह देख के जाओगे आप। और साथ में इसी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, हम जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसकी फार्मूला कैसे निकालती हैं वो देख के जाओगे आप अच्छी तरह से। उसके बाद पावर, उसमें उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि पावर होता क्या है उसमें, उसको आप नहीं देखोगे पावर। उसके बाद आता है इसमें कोलिजन। कोलिजन, ये कोलिजन होता क्या है और इसकी कितनी किस्में। इन इलास्टिक कोलिजन, उसकी एग्जांपल्स। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, उसकी एग्जांपल्स। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसकी एग्जांपल्स अच्छी तरह देखे जाओगे आप, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, इन इलास्टिक कोलिजन, कोई भी एक आएगा उसमें उसकी इक्वेशन डिराइव करनी होगी आपको, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, तो जो आखिर में कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या होगी वो निकालते हैं हम। तो उसको आप अच्छी तरह देख के जाओगे। अब उसके बाद आता है इसमें इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, और ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, इस टॉपिक पे, रोटेशनल मोशन, इस टॉपिक पे हर साल JEE ए 2 या 3 क्वेश्चंस पूछता है डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड और हार्ड टॉपिक माना जाता है फिजिक्स का, रोटेशनल मोशन। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जो पहला ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो है सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास कितने के लिए? फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम, उसकी इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख के जाओगे। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें देख के जाओगे आप, वो है आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसको देख के जाओगे आप। मतलब इसको कहते हैं मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, इसको देख के जाओगे आप 3 एक्सिस पे LX LY LZ, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी वहाँ पे, या इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी पूछी जाती है, वो देख के जाओगे आप। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें देख के जाओगे आप वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी देख के जाओगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कन्फर्म है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको देख के जाओगे आप। चौथा क्वेश्चन जो इसमें देख के जाओगे आप वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख के जाओ। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन इसमें देख के जाओगे आप कि जो रिंग होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, वो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और उसको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, उसकी फार्मूला वहाँ डिराइव करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक वहाँ उसमें 2 फार्मूलाज आती है, एक तो उसके उसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस जो होती है वो पास होगी सेंटर ऑफ द रिंग और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके अराउंड अगर हम देखेंगे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और उसके डायमीटर के अलोंग अगर हम देखेंगे, तो अगर उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हम देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है आपका mr², मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, और अगर डायमीटर के थ्रू देखेंगे, मतलब डायमीटर के अबाउट देखेंगे हम, तो वो निकल के आता है mr²/2। ये दोनों आपको डिराइव करनी पड़ सकती है वहाँ पे, ठीक है, इसको देख के जाओगे। इसी तरह सर्कुलर डिस्क का उस पे उसको देखोगे आप, तो 2 तो नहीं आएंगे, एक आ सकता है, सर्कुलर डिस्क का आ सकता है या रिंग का आ सकता है। उसके बाद हमारा आपका आता है यूनिट 6 ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, इसमें पहला ही देखोगे आप कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसकी इंपॉर्टेंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये देखोगे आप। दूसरा इसमें देखोगे आप वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब G विद आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड से जो आपका G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कैसे वेरी हो रहा है, कितना वेरी हो रहा है, तो वो पूछा जा सकता है वहां पे, इसको देखोगे आप। तीसरा इसमें देखोगे आप वेरी इंपॉर्टेंट एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी होती क्या है और इसकी इक्वेशन, सॉरी एक मिनट, एस्केप velocity and its expression, ये देखोगे आप।
और इसमें देखोगे आप केपलर्स लॉज, जो केपलर्स के लॉ है इसमें वो देखोगे आप अच्छी तरह। डेफिनेटली एक लॉ पूछा जाता है एग्जाम में, केपलर्स लॉज, जो प्लेनेटरी मोशन की केपलर्स लॉ है उनको देखोगे आप। पहला लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिटस, दूसरा लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, और उन जो उनका प्रूफ भी देखोगे आप। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये तीनों लॉज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको डेफिनेटली। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 7 जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इसमें इसमें पहला ही क्वेश्चन देखोगे आप, यूनिट सेल और क्रिस्टलेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, ये देखोगे आप इसमें पहला क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दो डिफिनीशन है, सिंपल डिफिनीशन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये देख के जाओगे आप। दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी फार्मूला। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप देखोगे हुक्स लॉ, हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये देखोगे आप। उसके बाद इसमें सब टॉपिक आता है फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड्स एट रेस्ट में आप पहला टॉपिक देखोगे आप, पास्कल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास्कल्स लॉ, और इसका प्रूफ। ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है, और इसका प्रूफ भी आप देखोगे अच्छी तरह से, और इसकी एप्लीकेशंस भी, एप्लीकेशंस जैसे कि इसकी एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखोगे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखोगे आप, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख के जाओगे आप। फ्लूइड्स एट रेस्ट में बस इतना ही। अब उसके बाद आता है इसमें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पहला ही देखोगे आप इसमें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता क्या है, इसकी फार्मूला, ठीक है, ये सिंपल डिफिनीशन है इसकी, ये देखोगे आप। और दूसरा इसमें देखोगे कैपिलैरिटी और इसकी एप्लीकेशंस, ये दोनों देखोगे आप। उसके बाद इसका एक और सब टॉपिक आता है विस्कोसिटी एंड फ्लूइड फ्लो। विस्कोसिटी एंड फ्लूइड फ्लो में आप पहला ही जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह है स्टोक्स लॉ। इसको आप देखोगे आप, स्टोक्स लॉ, इसको देखोगे आप, और इसका प्रूफ भी। इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, हो सकता है एमसीक्यू में आएगा, द डायमेंशनल फार्मूला जो इसमें कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशनल फार्मूला पूछी जाएगी, ठीक है। या आपने वंडर वाल्स जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स है ए और बी, उनके जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या बनेंगे, वो भी आ सकता है। इसी तरह इसमें जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, जो स्टोक्स लॉ है, इसकी इक्वेशन क्या है कि F इज इक्वल टू 6 पाई इसको एक्सप्लेन करूँ। ये स्टोक्स लॉ असल में कहता है कि जो विस्कस ड्रैग होता है, फोर्स एक स्फेरिकल बॉडी पे अगर उसकी रेडियस r है और वो मूविंग कर रही है टर्मिनल वेलोसिटी v से, एक फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी जिसकी है n, उस पर कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है,
फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखोगे, इसमें फोर्स के लेफ्ट साइड इसके जो डायमेंशंस बनेंगे और इस राइट साइड में डायमेंशंस बनेंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इसको डायमेंशनली आप बताओ कि ये करेक्ट है या नहीं, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है या नहीं, वो आ सकता है। और इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसको भी देख के जाओगे आप, बर्नौलीज थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्नौलीज थ्योरम, इसको देख के जाओगे आप, ये बर्नौलीज थ्योरम कहती क्या है, ठीक है, और इसका प्रूफ भी देख के जाओगे आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है बर्नौली थ्योरम और इसका प्रूफ। इसकी इक्वेशन में यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा बहुत कि ये इसकी इक्वेशन क्या है, P अपान प्लस 1/2 V स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी एक मिनट, P अपान रो प्लस 1/2 V स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। ये ला बर्नौलीज थ्योरम असल में कहती क्या है कि जो प्रेशर की एनर्जी होगी और उसके साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्लूइड जो है वो मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी जो होगी, हाइट में रेज हो रहा है पर यूनिट मास में अगर देखेंगे हम कि इनका सम प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है एक आइडियल फ्लूइड के लिए, जिसका जो असल में होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। आइडियल का मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल, मतलब जिसको हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, और नॉन विस्कस, उसके लिए हमेशा ये इक्वेशन फॉलो होती है, मतलब कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम देखेंगे इन तीनों का सम वो हमेशा कांस्टेंट आता है। इसको आपको प्रूव करना है। उसके बाद यूनिट 8 में आता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला इसमें आप देखोगे कि जो गैस लॉज है, बॉयलीज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, उनको आप अच्छी तरह देखोगे, उनमें कोई भी लॉ आ सकता है, खाली वो प्रेशर वॉल्यूम टाइम पे डिपेंडेंट है, उनमें एक कांस्टेंट रखना है। दूसरा लॉ क्या कहता है, मतलब अगर हम देखेंगे बॉयलीज लॉ, फॉर एग्जांपल इसमें जो पहला है आपका वो है बॉयलीज लॉ। ये बॉयलीज लॉ कहता क्या, ये बोलता है कि अगर हम टेम्परेचर लेंगे कांस्टेंट, अगर T कांस्टेंट रखेंगे हम, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं करेंगे हम, 30 डिग्री रखा तो 30 डिग्री रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, जो वॉल्यूम होगा फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस का, गैस लेंगे हम, उसका मास भी फिक्स्ड लेंगे हम, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, मतलब कि जो V होगा ये 1/P होगा, बस सिंपल है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, इसको कहते हैं बॉयलीज लॉ, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है। इसी तरह चार्ल्स लॉ, वहाँ कांस्टेंट प्रेशर रखना है, तो वॉल्यूम क्या होगा वो देखेंगे आप। तो ये तीनों लॉ जो है, एवोगैड्रो लॉ है इसी तरह, तो ये तीनों लॉ जो है इनको आप देखोगे, थोड़ा ये बहुत सिंपल लॉज है और एक एक दो लाइन में ये है, ये इनका ना प्रूफ है आपको करना है ना कुछ करना है, सिंपल देखना है बस स्टेटमेंट। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे वो देखोगे आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके पोस्टुलेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती क्या है और इसके पोस्टुलेट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह देख के जाओ। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी देख के जाओगे। साथ में मानो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगी, डायटॉमिक गैस के लिए क्या निकलेगी और ट्राइएटॉमिक गैस ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या निकलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल लूँगा, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि वो एक सिंगल एटम से बना होता है, इसका मतलब है कि जो N होगा
वो तो उसका वैल्यू 1 आएगा क्योंकि एक ही गैस सिंगल एटम से बना है। तो इसका मतलब है कि जो आई होगा इसमें वो 0 होगा। तो इक्वेशन जो है हमारे पास कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, वो होंगे 3n माइनस आई। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, 3 इंटू एन का वैल्यू 1 माइनस 0, 3 1 जार 3 माइनस 0, तो इसका आंसर आएगा 3। मतलब कि जो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी। इसी तरह डायटॉमिक के लिए और ट्राइएटॉमिक के लिए। उसके बाद आता है इसमें सब टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या किस पे नजर मारोगे आप, क्या स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है इसको देख के जाओगे आप अच्छी तरह से। बस इसमें आप इतना ही देखोगे आप। उसके बाद आता है इसमें इसका एक और सब टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन्स है, इसको देख के जाओगे आप अच्छी तरह से। बस इसमें आप इतना ही देखोगे आप। उसके बाद आता है इसमें इसका एक और सब टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन्स, इसमें जो पहला ही टॉपिक है जो लॉ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये देखोगे आप। थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ है जिसको थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, तो ये देख के जाओगे आप अच्छी तरह से। पहला ही लॉ है जीरोथ लॉ। इसी तरह इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है, ये देख के जाओगे आप। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये देख के जाओगे आप। उसके बाद तीसरा जो देख के जाओगे आप वह है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस ये होती क्या है, ये देख के जाओगे आप अच्छी तरह से। और उसके बाद देख के जाओगे आप कार्नोट साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, कार्नोट साइकिल, ये देख के जाओगे आप। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी देख के जाओगे आप। इसी तरह इसी के साथ आती है कार्नोट थ्योरम, वो भी देख के जाओगे आप, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका एक और सब टॉपिक आता है रेडिएशन। रेडिएशन में आप पहला ही देखोगे आप इमिसिविटी। इमिसिविटी ये देख के जाओगे आप कि ये इमिसिविटी होती क्या है। और इसी के साथ दूसरा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ये देख के जाओगे आप। इसी के साथ किरचॉफ्स लॉ के साथ एक और लॉ आता है, वो भी देख के जाओगे आप, स्टीफेन्स लॉ, ये भी देख के जाओगे। इसी के साथ साथ देखोगे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये भी देख के जाओगे आप। उसके बाद यूनिट 9 आता है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में आप क्या देखो, इसमें इंपॉर्टेंट देखोगे आप SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी इक्वेशन क्या होती है और वहां से उसका एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो देखोगे आप। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आर कास
ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब टी क्या है यहाँ पे, पीरियड है, एम्पलीट्यूड आर है और इनिशियल फेज है फाइव। दैट इज जब हम टाइम जीरो लेते हैं हम, तो उस समय जो फेज आता है वो, जब टाइम लेंगे हम जीरो उस समय जो फेज कहलाता है उसको कहते हैं इनिशियल फेज फाइव। ठीक है। अब उसके बाद इसमें एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे आप, मतलब आर का वैल्यू कैसे निकालोगे, अब ये डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, और इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कैसे निकालते हैं हम इसकी, वो देख के जाओगे आप। और इसमें इंपॉर्टेंट देख के जाओगे आप सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये भी देख के जाओगे। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप देखोगे एनर्जी, एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखोगे आप, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी। एसएचएम की दोनों, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं हम एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और थोड़ी नज़र मारोगे आप डैम्प्ड ऑसिलेशन पे, ये होती क्या है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन ये होती क्या है, इस पे थोड़ी नज़र मारोगे आप। और इसकी एग्जाम, और इसका जो लास्ट यूनिट है वो है वेव्स, उसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वेव्स। तो जितनी भी यहाँ पे हमने डिस्कशन की क्लास 11th फिज़िक्स की, कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो खाली आप इन्हीं टॉपिक्स के पे फोकस करोगे, डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो 100% गारंटी है यहीं से क्वेश्चन आएगा। खाली इन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से देखोगे, न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकती है इन्हीं को देखोगे आप, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो थैंक्स।